चलिए देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने यहां तक बात कर ली थी, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर रिवाइज करा दूं कि आप इतना ध्यान में रखो कि आप स्पर्म फॉर्मेशन देख रहे हैं कि भाई वृषणों में स्पर्म का निर्माण कैसे होता है, आप ये देख रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले दिमाग में ये सोचेंगे कि भाई स्पर्म का जो फॉर्मेशन है ना वो दो चरणों में होता है, एक तो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन और एक स्पर्मेटियोलाइसिस यानी कि शुक्र कायांतरण, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे भाई सबसे पहले आप फिर किसकी बात करेंगे, स्पर्मेटिड फॉर्मेशन की। तो जैसे ही आप स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन देखेंगे आपके दिमाग में तुरंत बात आएगी कि सर स्पर्मेटिड का जो फॉर्मेशन है वो 3 चरणों में होता है। पहला चरण मल्टीप्लिकेशन, सेकंड ग्रोथ, थर्ड मैचुरेशन। आप ये बोलेंगे कि स्पर्मेटिड का जो फॉर्मेशन है 3 प्रावस्थाओं में होता है। पहली प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन, सेकंड ग्रोथ और थर्ड मैचुरेशन। अब आप ध्यानपूर्वक समझो, मैं इन तीनों फेजों का डायग्राम के अकॉर्डिंग इनका निरूपण करूंगा और जो मैं बोलूंगा ना वही उसकी थ्योरी होगी जो आपको नोट्सों में मिलेगी। आप इस पर ध्यान देना ध्यानपूर्वक, इस आरेख पर। यह आरेख ही आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में। वो आपसे थ्योरी नहीं पूछेगा, बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि आपसे थ्योरी पूछे। वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि शुक्र जनन को आरेख द्वारा समझाइए, शुक्र जनन को आरेख द्वारा समझाइए। तो हम जो ये बना रहे हैं ना वो आरेख है। तो अब ध्यानपूर्वक आप समझते चलना, ठीक है। देखिए सबसे पहले कौन सी प्रावस्था थी, गुणन प्रावस्था। तो गुणन में आप क्या लिखेंगे कि इस प्रावस्था में प्रीमोर्डियल सेल्स, इस प्रावस्था में प्रीमोर्डियल सेल्स लगातार समसूत्री विभाजन करती है और समसूत्री विभाजन से बनी जो कोशिकाएं होती हैं, अब देखो एक कोशिका थी प्रीमोर्डियल, उससे बहुत सारी सेल्स बन गई। तो ये जो प्रत्येक सेल्स है उसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया यानी कि शुक्र जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्र जनन कोशिका। आप इंग्लिश शब्द याद रखना, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो ये तो हो गई गुणन प्रावस्था की बात। देखो गुणन प्रावस्था में आप थ्योरी भी लिख सकते हैं ना आरेख के अकॉर्डिंग। ये आरेख है, इसमें आप कैसे लिखेंगे कि प्रीमोर्डियल सेल्स समसूत्री विभाजन कर अनेकों कोशिकाएं बनाती है और इन बनी हुई कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ठीक है। अब हुआ, अब आई सेकंड फेज। देखो ये तो हो गई भैया गुणन फेज। सेकंड जो है वो कौन सी है, वृद्धि प्रावस्था। तो वृद्धि प्रावस्था में आप क्या लिखेंगे कि अंतिम विभाजन के पश्चात, देखो गुणन प्रावस्था में प्रीमोर्डियल सेल में जो अंतिम विभाजन के द्वारा बनी थी कोशिका, मान लीजिए उसमें 4 बार समसूत्र विभाजन हुआ। बात समझो, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक प्रीमोर्डियल सेल थी, उसमें 4 बार समसूत्र विभाजन हुआ। तो चौथी बार जो समसूत्री विभाजन हुआ तब जितनी कोशिकाएं बनी उनको तुम स्पर्मेटोगोनिया कह रहे थे और उनमें से एक कोशिका, सभी कोशिकाएं है ना, जो ये स्पर्मेटोगोनिया होती है वो सभी कोशिकाएं अपने आकार में कर लेती हैं वृद्धि। क्या कर लेती हैं, अपने आकार में कर लेती हैं वृद्धि। देखो ये स्पर्मेटोगोनिया है कि नहीं, है ना, जो किससे बनी थी, प्रीमोर्डियल सेल्स थे। तो स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार में क्या कर लेती हैं, वृद्धि कर लेती हैं। तो वृद्धि करने के बाद जो कोशिका में ये चेंज होती हैं उन कोशिका को हम प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका। बात समझ में आ गई आपको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? ऐसी कोशिका जो गुणन प्रावस्था में अंतिम विभाजन से बनी थी और उसने अपने आकार में क्या कर ली? वृद्धि। उस कोशिका को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। तो बस इतनी सी वृद्धि प्रावस्था है ना। नेक्स्ट जो हमारी प्रावस्था है वो कौन सी है? परिपक्वन। क्या है? परिपक्वन, जिसको हम क्या कहते हैं? मैचुरेशन कहते हैं। तो मैचुरेशन में क्या है? बहुत सिंपल सी बात है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इस पर जरा विशेष ध्यान देना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करती है। अब अपने पॉइंट को याद करिए। आपको मैंने 11th क्लास में कितनी बार ये बात कही है कि भाई अर्धसूत्री विभाजन से ही युग्मक बनते हैं। बताया नहीं बताया? बताओ कौन से विभाजन से बताया मैंने? अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं? हमेशा युग्मक बनते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन मैंने केवल कौन सी कोशिकाओं में बताया था? जनन कोशिकाओं में, है ना? कौन सी कोशिकाओं में? जनन कोशिकाएं। तो कौन सी कोशिकाएं भैया? जनन कोशिकाएं तो हैं। ठीक है, तो पॉइंट पाइए कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है और इन दोनों कोशिकाओं को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। समझ जाएंगे ना आप शॉर्ट में ना। देखो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिससे दो कोशिकाएं बनी। अब एक पॉइंट अब आप नोट करना, मैंने आपको कई बार बताया है कि युग्मक जो होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित। देखो 2n का मतलब क्या है? ये द्विगुणित है, मतलब यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है ना। लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ तो दो कोशिकाएं बनी जिनको आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कह रहे हैं। और इन दोनों कोशिकाओं की, दोनों जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं? हैप्लॉइड टाइप की हैं, अगुणित टाइप की हैं, है कि नहीं? अगुणित। ठीक है, हाँ। तो ये अगुणित बन गई जिनको आप क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है सेकंड। बात समझ में आ रही है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ जिससे दो सेल बनी। दोनों कोशिकाओं को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अगेन मियोसिस सेकंड हुआ जिससे चार कोशिकाएं बनेंगी कि नहीं बनेंगी। लेकिन ये जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है वो बिल्कुल समसूत्री जैसा होता है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों का कोई एक्सचेंज नहीं, गुणसूत्रों में कोई चेंजमेंट नहीं होता, 23 की 23 ही चलते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकंड मियोसिस के द्वारा जो चार सेल आपके सामने बनकर आई हैं उन्हीं सेलों को हम नाम देते हैं स्पर्मेटिड। क्या नाम देते हैं? स्पर्मेटिड। टॉपिक क्या था आपका? स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन। क्या टॉपिक था? स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन। तो आपने यहां पर क्या बना ली हैं? स्पर्मेटिड बना ली हैं जिनको शुक्राणु पूर्वी, नाम से पता चल रहा है शुक्राणु से पहले की कोशिका।
तो बात समझ में आ गई स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहां तक हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन। बहुत ही सिंपल है, एक बार आप फिर देखिए। स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन के 3 फेज थी। पहली मल्टीप्लिकेशन, क्या लिखेंगे आप मल्टीप्लिकेशन में कि प्रीमोर्डियल सेल्स लगातार समसूत्री विभाजन कर अनेकों कोशिकाएं बनाती हैं जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। बस हो गई गुणन प्रावस्था, इतना ही लिखना है। फिर आप लिखेंगे वृद्धि की गुणन प्रावस्था के अंतिम समसूत्री विभाजन से। भाई ये गुणन प्रावस्था थी और ये मान लीजिए कि अंतिम समसूत्री विभाजन से बनी कोशिकाएं हैं। उनमें वो कोशिकाएं अपने आकार में क्या कर लेती हैं, वृद्धि कर लेती हैं। तो इस कोशिका को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। बात समझ में आ रही है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ। अब ये कौन सी प्रावस्था चल रही है, मैचुरेशन। क्या लिखेंगे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से 2 कोशिकाएं बनती हैं, एगोड़ित कोशिका बनती हैं, जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन मियोसिस सेकंड द्वारा 4 स्पर्मेटिड का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो बताओ, आप थ्योरी भी लिख सकते हैं, हालांकि आपको एग्जाम में थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, फिर भी आप लिख सकते हैं ना थ्योरी आराम से। एक बार आप नोट्स देखेंगे, आरेख देखेंगे, थ्योरी कंप्लीट है। और आप आरेख भी आराम से बना सकते हैं, है ना। तो ये तो जो हमारा चरण था वो क्या था भैया, वो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन। अब जो हमारा सेकंड चरण था, स्पर्मेटियोलाइसिस वाला। तो स्पर्मेटोलाइसिस क्या है, ये तो मैं आरेख में बता रहा हूं अभी कि ये जो 4 स्पर्मेटिड हैं, क्या है, 4 स्पर्मेटिड, ये आगे चलकर 4 क्या बना लेती हैं, स्पर्म। बात समझ में आ रही है। ये जो 4 स्पर्मेटिड बनी थी, इन्होंने आगे चलकर क्या बना लिए, एक मैच्योर एक्टिव स्पर्म बना लिए। और इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे, स्पर्मेटियोलाइसिस, यानी कि शुक्र कायांतरण। कायांतरण शब्द आ रहा है, तो कायांतरण आपको याद करिए, मेढक के टैडपोल का कायांतरण, यानी कि उसका बच्चा किस्म बदलना, वयस्क में एक्टिव होना। तो सेम उसी प्रकार ये जो स्पर्मेटिड हैं जो कि अभी इनएक्टिव हैं, उनको आप किस रूप में ले आइए, एक्टिव रूप में ले आइए। तो आप उस प्रक्रिया को क्या बोल सकते हैं, शुक्र कायांतरण बोल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, हाँ बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो ये जो हमारा टॉपिक है वो शुक्र जनन का टॉपिक है, जो कि बहुत ही मुख्य है। आपसे 2 नंबर में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई शुक्र जनन को आरेख द्वारा समझाइए। तो हम इसकी थ्योरी भी आराम से लिख सकते हैं। अब जो ये स्पर्मेटियोलाइसिस है, इसकी जो थ्योरी है वो आपको अभी मैं कुछ बात बता देता हूं, लेकिन आपको समझ में अगले लेक्चर में आएगी, क्योंकि इस पूरी विधि को हम एक डिटेल में अध्ययन करेंगे। देखो, यहां तो शॉर्ट में लिखेंगे हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आपसे वो पूरा पूछ ले कि भाई शुक्र कायांतरण क्या है, तो आप एक बहुत सिंपल सी परिभाषा बनाइए कि अगतिशील गोलाकार स्पर्मेटिड का, देखो ये अगतिशील है, जबकि युग्मक शुक्राणु कैसा होता है, गतिशील होता है। ये गोल है ना, राउंड शेप में, और ये लंबी शेप में है, जिसको हम स्पर्म कह रहे हैं। तो एक सिंपल सी परिभाषा बनती है कि अगतिशील गोलाकार स्पर्मेटिड का गतिशील
लंबी संरचना में बदल जाना क्या कहलाता है? स्पर्मेटियोलाइसिस कहलाता है, शुक्राणुकायांतर कहलाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात इसमें लिखनी है स्पर्मेटियोलाइसिस में। और यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको बता देने, मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं। आप ये लिखेंगे कि केंद्रक व एक्रोसोम सिर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तारक काय, अक्षीय तंतु पूंछ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक स्पर्म में, उस स्पर्म की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, ऐसे होती है। तो ये जो सिर होता है, देखो पहले इस प्रकार की संरचना थी। अब इस पूरी विधि को अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर ये गोलाकार संरचना थी तो ऐसी संरचना में कैसे बदल गई। ठीक है, तो ये कोशिका ही तो है, तो इसमें केंद्रक, गोल्जिकाएं वगैरह सारी चीज होंगी कि नहीं होंगी, है ना। तो केंद्रक और एक्रोसोम जो होते हैं वो तो इसके सिर का निर्माण करते हैं, या मैं कह सकता हूं केंद्रक और गोल्जिकाएं, क्योंकि एक्रोसोम का निर्माण गोल्जिकाएं से होता है। और इसमें जो सेंट्रोसोम है वो इसके पूंछ का निर्माण करते हैं। तो ये क्या बन जाएगी? ये स्पर्म बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, चलिए अब मैं इसको एक बार रफ करके आपको इसको फास्ट रिवाइज में ये 2 मिनट में समझा देता हूं पूरे को, है ना। आप इस पर ध्यान देना। देखिए हमारा जो टॉपिक है वो स्पर्मेटोजेनेसिस है। क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आप ध्यान दीजिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है उसके 2 चरण थे। एक तो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन और एक स्पर्मेटियोलाइसिस, है ना। तो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन 3 चरण में था। सबसे पहले हमारे पास कौन सी कोशिका है? ये प्रीमोर्डियल, है ना, प्रीमोर्डियल सेल्स है। इस प्रीमोर्डियल सेल्स में क्या हुआ? समसूत्री विभाजन। क्या हुआ? समसूत्री विभाजन। बात समझ में आ गई? समसूत्री विभाजन हुआ तो ये जो कोशिकाएं बनी इनको आप क्या कह रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया। क्या कह रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये गुणन प्रावस्था हुई कि नहीं हुई? है ना, गुणन प्रावस्था। कैसे? कि आद्य जनन कोशिकाओं में लगातार समसूत्री विभाजन होने से जो कोशिकाएं बनती हैं उनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो ये आरेख भी बन गया। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट प्रावस्था बताओ कौन सी चलेगी? वृद्धि चलेगी ना। तो वृद्धि में आप क्या बोलेंगे कि अंतिम समसूत्री विभाजन से जो स्पर्मेटोगोनिया बनी थी वो अपने आकार में क्या कर लेती हैं? वृद्धि कर लेती हैं। तो इस कोशिका को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बताओ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे इसको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। अब तीसरी फेज कौन सी चलेगी? परिपक्वन। परिपक्वन में क्या था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं मियोसिस फर्स्ट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होने से 2 कोशिकाएं बनती हैं अगुणित। इनको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बताओ इनको बोलते हैं नहीं बोलते? इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अगेन क्या हुआ? मियोसिस सेकंड। क्या हुआ? मियोसिस सेकंड। ठीक है, और ये जो मियोसिस सेकंड हुआ इससे जो 4 कोशिकाएं बनी इनको आप क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। और ये जो स्पर्मेटिड है वो आगे चल के किस में बन गई? स्पर्म।
किसमें बदल गई? स्पर्म में, है ना। तो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन तो यहां तक था, और स्पर्मेटिड से आगे चल के 4 शुक्राणु बदल जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटियोलाइसिस बोलते हैं। अब आपको मैं यहीं पर एक बात बता दूं कि मैंने 2 प्रकार का आरेख बनाया है। एक तो कोशिकाओं को लेकर ड्रॉ करके, और एक हिंदी में, एक सिंपली लैंग्वेज में। तो आपकी बुक में दोनों ही प्रकार के आरेख हैं। ये वाला जो आरेख है आपको पता चल गया ना किस प्रकार मैंने बनाया है। देखो, सबसे पहले प्रीमोर्डियल, उसमें समसूत्री विभाजन हुआ जिससे स्पर्मेटोगोनिया बनी। इस स्पर्मेटोगोनिया ने अपने आकार में वृद्धि की, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल गई। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी। सेकेंडरी में मियोसिस सेकेंड हुआ, स्पर्मेटिड बना, और स्पर्मेटिड स्पर्मेटियोलाइसिस द्वारा स्पर्म में फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आपको दोनों ही प्रकार के आरेख समझने हैं। बहुत ही सिंपल है दोनों ही आरेख। बताओ है कि नहीं? पूरी फेज के अकॉर्डिंग आपको अभी पीडीएफ भी मैं आज अभी डाल दूंगा। ठीक है, हाँ, तो आप बिल्कुल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको मिलाना, और आरेख तो आज ही बना के देख लेना। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसको अगेन रिवाइज करा दूंगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इसको बिल्कुल आप कंप्लीट कर देना।